नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। और आज से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है यूरोपियों के भारत आगमन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को लिया था तो किसके समय लिया था, ये पूछा जा रहा है। ये थे शासक उस समय चार्ल्स द्वितीय। तो देखा जाए तो लिखा बॉम्बे जब अब जिसे अब मुंबई कहा जाता है, पुर्तगालियों में बुम्बाइम, याद रखना पुर्तगाली में से बुम्बाइम कहा जाता था। भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी आज के टाइम पे भारत का जो शेयर मार्केट कंट्रोल होता है वो मुंबई से ही होता है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। ये बात है 18 जनवरी 1665 की। 1665 वही साल है जब आपका तालिकोटा वॉर भी हुई थी, विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था और बहमनी साम्राज्य का कब्जा हो गया था। तो लिखा 18 जनवरी 1665 को। इसके बाद की बात हो, किंग चार्ल्स ने बॉम्बे का आधिपत्य हम्फ्री कुक को दे दिया था। हालांकि सालसेट हो गया, मझगांव, परेल, वर्ली, साइन, धारावी, वडाला अभी भी पुर्तगाली आधिपत्य में थे। 21 सितंबर 1668 को 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर ने बॉम्बे को चार्ल्स थे 10 के वार्षिक किराए के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत सर जॉर्ज ऑक्सेनडेन बॉम्बे के पहले गवर्नर बने। ये आपने याद रखना है कि बॉम्बे के पहले गवर्नर कौन थे, जॉर्ज ऑक्सेनडेन थे। तो जुलाई 1669 में क्या होता है कि बॉम्बे के गवर्नर बने गेराल्ड ऑगियर ने बॉम्बे में टकसाल होती है जहाँ पे सिक्कों को ढलाया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस लेके भी कौन आए थे, पुर्तगाली लाए थे सबसे पहले, और द्वीपों को वाणिज्य केंद्र के रूप में इसे विकसित किया था। जो आई थिंक मुंबई है, बॉम्बे जिसे बोला जाता है, ये आपके 7 या फिर 9 जो आपके क्या हैं आइलैंड्स हैं उनके द्वारा बना हुआ है, उनसे बना हुआ है मिलके। 20 फरवरी 1673 को कहता है डच भारत के गवर्नर जनरल रिकलॉफे वैन गोयन ने बॉम्बे पर हमला कर दिया, लेकिन हमले का विरोध ऑगियर ने कर दिया था। वेस्टमिंस्टर 1674 की संधि इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में संपन्न हुई। डचते आगे की आशंका के कारण बॉम्बे में अंग्रेजी बस्तियों को राहत मिली थी। डच नीदरलैंड के वासियों को कहा जाता है, हॉलैंड के वासियों को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, यूरोप का देश है। लिखा हुआ है 1635 में प्रतिस्पर्धा तब उत्पन्न हुई जब चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कर्टन को एक व्यापारिक लाइसेंस प्रदान किया, जिसने प्रतिद्वंदी कर्टन एसोसिएशन को पूर्व के साथ किसी भी स्थान पर व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसमें ईआईसी की कोई उपस्थिति नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अधिनियम में किंग चार्ल्स द्वितीय ने ईआईसी को 1670 के आसपास 5 कृत्यों की एक श्रृंखला में स्वायत्त प्रादेशिक अधिग्रहण के अधिकार, धन के लिए किले और सैनिकों को आदेश देने और गठबंधन बनाने के लिए दिया था। युद्ध और शांति और अधिग्रहित क्षेत्रों पर नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार दोनों का उपयोग करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से बॉम्बे ले लिया था, याद रखना आप लोग। और 21 मई 1662 को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल के राजा जो जॉन चतुर्थ थे उस समय, उनकी बेटी थी ब्रेगेंजा की कैथरीन की विवाह संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में बॉम्बे को कैथरीन के दहेज के रूप में चार्ल्स को दे दिया था, याद रखना। तो चार्ल्स द्वितीय को मिला था बॉम्बे दहेज के तौर पे। दे कौन रहा है, पुर्तगाली जो कौन है आपका राजा जॉन चतुर्थ अपनी बेटी जो कैथरीन की शादी हुई है चार्ल्स द्वितीय के साथ, उसके बदले में दहेज में दिया जा रहा है। अगर देखा जाए बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1609 के आसपास, 1909 के आसपास, तो लगभग बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये पूरा भाग आता था। ये मत समझ आना कि बॉम्बे में सिर्फ महाराष्ट्र या फिर आज का मुंबई आता है, नहीं। अगर आप देखेंगे तो कुछ भाग राजस्थान का भी आता है, अधिकतर भाग गुजरात का, और कुछ भाग इसमें महाराष्ट्र का जो किस तरफ वाला है, पश्चिम वाला है, जो ज़्यादा विकसित है बजाय किसके आपके पूर्व भाग के, वो आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले कौन थे, डच थे। ये सही है। सबसे पहले भारत में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी जो थी, स्टॉक की खरीद बिक्री जिसमें होती थी, वो स्टार्ट करने वाले कौन थे, डच ही थे। भारत में डचों ने पुलिकट में अपना प्रारंभिक कारखाना खोला था। पुलिकट नहीं था, इसकी जगह मसूलीपट्टनम लिखना है आपने। मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इन्होंने अपना क्या खोला था, पट्टनम, यहाँ पे प्रारंभिक कारखाना खोला था। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है, फर्स्ट वाला सही है। तो कौन सा सही है, तो केवल फर्स्ट। पढ़ लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोला जाता था, ये डच लैंग्वेज से बोलते थे वेरिंगडे ऑस्ट इंडिस्चे कंपनी, ये बोल सकते हैं। तो इसको बोलते थे वीओसी, याद रखना। इस कंपनी का नाम क्या था, वीओसी था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ईआईसी बोला जाता था, इसको वीओसी बोला जाता था। एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय था जिसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कई प्रतिद्वंदी डच व्यापारिक कंपनियों की सरकार द्वारा निर्देशित एकीकरण द्वारा बनाया गया था। स्थापना हुई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई थी 20 मार्च 1602 को। डच, पुर्तगाली पहले आ चुके थे। पुर्तगाली आप जानते हैं 1498 को आ चुके थे, वास्को डी गामा की पहली भारत यात्रा को मुगल भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक चार्टर्ड निगम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभिक आधुनिक काल में मुख्य रूप से देश के सबसे विकसित प्रांत बंगाल सूबा जो अंग्रेजों के कब्जे में था, 50% वस्त्र और 80% रेशम आयात किया जाता था।
इसके अलावा जब डच सरकार ने इसे डच मसाला व्यापार पर 21 साल के एकाधिकार से सम्मानित किया तो व्यापार भारतीयकृत दक्षिण पूर्व एशियाई, जिन्हें आसियान देश कहा जाता है, देशों के साथ कारोबार करता था। वीओसी दुनिया की पहली सार्वजनिक, याद रखिए, पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के रूप में आम जनता को स्टॉक और बॉन्ड जारी करने वाली पहली फर्म थी। यह आधिकारिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी थी, इसलिए ये आपका सही हो जाता है। कई विशेषज्ञों के अनुसार वीओसी दुनिया का पहला वास्तविक आधुनिक वैश्विक निगम था, साथ ही स्थायी पूंजी आधार वाली पहली स्थायी रूप से संगठित सीमित देयता वाली संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अन्य कंपनियों ने भी डच प्रणाली पर पैड बनाना शुरू किया, इसलिए वीओसी ने सुल्तान के साथ 1684 में की संधि द्वारा बैंटम के पहले फलते फूलते ओपन पेपर एम्पोरियम को बंद कर दिया। अगर देखा जाए तो 1684 इस समय शासन है किसका? औरंगजेब का, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु के तट को कहा जाता है, इसने अपने मुख्य तट को पुलिकट, देख लीजिए, पुलिकट से नागपट्टनम तक स्थानांतरित कर दिया ताकि काली मिर्च के व्यापार पर फ्रांसीसी और डैन की हानि के लिए एकाधिकार सुरक्षित किया जाए। डच का जो पहला कारखाना था 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाया था, ये आपने याद रखना है। और पुलिकट में डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? उसके 5 साल बाद 1610 में की गई थी। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम ब्रिटिश प्रांत ये आपका देखने को मिलेगा कौन सा? सूरत। अंग्रेजों ने सबसे पहले यहीं पर किया था, तो लिखा भारत के सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना हुई थी। जॉन मिडनॉल पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत की भूमि की यात्रा की थी, याद रखना। पहला जो अंग्रेज यात्री था वो कौन था? जैसे पुर्तगाली में बोल दिया जाता आपको कौन था? वास्को डी गामा था, वैसे अंग्रेजों में कौन था? मिडनॉल था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 28 जून 1858 को ब्रिटिश प्रशासन शासन यहाँ पे शुरू किया जाता है। तत्पश्चात अंग्रेजों द्वारा 1612 में, अगर देखा जाए शुरुआत में सूरत में पहला भारतीय कारखाना स्थापित किया गया था 1612 में, ठीक है ना, जब आपका थॉमस रो आता है, उससे पहले हो गया था, वो 1615 में आया था। और ये बात है जहांगीर की। प्रमुख कपड़ा उद्योग, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। प्रमुख कपड़ा उद्योग जहाज निर्माण और कपड़ा और सोने के निर्यात के कारण सूरत व्यापार का केंद्र बन गया था। सूरत आपका गुजरात में, यहाँ पे याद रखना, पोर्ट सिटी है। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। वह कपास, नीले रंग जैसे बोलते हैं नील की खेती, रेशम, नमक, सॉल्ट पीटर, अफीम और चाय का उत्पादन करते थे। किस वर्ष प्रशासन की दोहरी प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंटशिप को समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व संग्रह पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया था। तो ड्यूल पॉलिसी या ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या हो गया? ड्यूल सिस्टम खत्म करके सिंगल बोल सकते हैं ट्रांसफरेबल सिस्टम, जो बोल सकते हैं कि ट्रांसफरेबल बोल रहा हूँ, सॉरी, सिंगल बोल सकते हैं कि क्या था, सिंगल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ये 1772, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका 1773 का। तो लिखा कंपनी ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए दीवानी प्राप्त कर ली थी 1772 के टाइम पे। यहाँ तक कि दीवान के रूप में अपनी शक्तियों के प्रयोग में राजस्व का वास्तविक संग्रह शुरू में नवाब के कर्तव्यों के हाथों में था, बंगाल का नवाब। प्रशासन की दोहरी प्रकृति, ड्यूल सिस्टम जो था 1772 में कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, जब कंपनी ने राजस्व संग्रह का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में ले लिया? अपने हाथ में। कंपनी अब मुख्य रूप से वाणिज्यिक या क्षेत्र में क्या थी? शक्ति को अपनी बढ़ा रही थी। कंपनी ने राजनीतिक शक्ति के विस्तार के साथ इसके अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग भी बढ़ गया था और इंग्लैंड में कंपनी द्वारा राजनीतिक शक्ति के अधिग्रहण पर सवाल उठाया गया। मतलब क्या हो गया था? भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया था और संसद के हस्तक्षेप के बाद ये दबाव बढ़ा था कंपनी पे, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत पीक पे आ गया था। कंपनी रिपोर्ट भेजती थी आपका कहाँ? संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भाई हमें यहाँ पे घाटा हो रहा है भारत में, ठीक है ना, जो किस कारण से देखने को मिलता है? भ्रष्टाचार के कारण। कंपनी ने वित्तीय मदद के लिए संसद से अनुरोध किया कि जिस पर वह इस शर्त पर सहमत हुई कि इंग्लैंड और भारत में कंपनी के प्रशासन को विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। अच्छा, विदेशी यात्रियों की अगर बात करें, सारे के सारे आपके अंग्रेज हैं। सबसे पहले आया था आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा रॉल्फ फिच, तो पहला आता है रॉल्फ फिच और सबसे लास्ट में आया था आपका कौन सा? थॉमस रो, 1615 में। सबसे पहले 2 आ जाएगा, तो एक ही जगह है 2, फिर आया था विलियम हॉकिंस, फिर आता है डाउनटन और फिर आता है थॉमस रो, तो 2143। देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं रॉल्फ फिच की। 1583 की अगर बात करें तो इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, तो 1558 से 1603 तक जिन्होंने शासन किया था, एक पत्र जिसे बोलते हैं चार्टर, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर पत्र का विषय अंग्रेजों के व्यापार और यात्रा की सुरक्षा के अनुरोध से संबंधित था। तो रॉल्फ फिच वो व्यक्ति था जो भारत में क्या करना चाहते हैं? एशिया की तरफ क्या करना चाहते हैं? साउथ एशिया की तरफ व्यापार करने का हो सकता है सहमति पत्र प्राप्त करते हैं एलिजाबेथ से। विलियम हॉकिंस जो थे 1608 में आए थे। 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाली पहली कंपनी हेक्टर के कमांडर होने के लिए उल्लेखनीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। हॉकिंस ने 1609 में सम्राट जहांगीर से एक कारखाने के लिए सहमति के लिए बातचीत की थी और आगरा की यात्रा की थी। विलियम हॉकिंस जो थे
ये फारसी के बोल सकते हैं ज्ञाता थे और जहांगीर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और इन्हें इंग्लिश खां का टाइटल दिया था और अपने दरबार में क्या मनसब घोषित किया था, शायद से 5,000 का मनसब इन्हें घोषित किया गया था विलियम हॉकिंस को। उसके बाद डाउनटन आते हैं 1614-15 के आसपास। ये ईस्ट इंडीज़ मतलब ये इंडिया की तरफ आते हैं जैसा कि समकालीन आख्यान और पत्रों में दर्ज है। और फिर आते हैं सर थॉमस रो। याद रखना 1612 के आसपास ही क्या हो चुका है, मतलब ना हॉकिंस के टाइम पे सूरत में फैक्ट्री लगाने का क्या परमिशन मिलती है और थॉमस रो से पहले मिल जाती है। उसका कारण था कि अंग्रेज किनको हरा देते, पुर्तगालियों को। और जहांगीर इस बात से खुश होकर 1612 में क्या कर देता है, सूरत हवाले कर देता है किनके, अंग्रेजों के। सर थॉमस रो आते 1615 में इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। याद रखना सारे जहांगीर के दरबार में आ रहे हैं, सिर्फ रॉल्फ फिच अगर देखा जाए तो उस समय शासन किसका था, अकबर का था। बाकी तीनों हॉकिंस, डाउनटन और सर थॉमस रो आए। रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। वह 1619 तक आगरा के निवासी के रूप में रहे। तो वहाँ जैकोबियन और एलिजाबेथन काल के एक अंग्रेजी राजनयिक था। जैकोबियन का संबंध होता है फ्रेंच कंपनियों से, एलिजाबेथ का इंग्लिश से। उन्होंने जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर शीर्षक से एक काम संकलित भी किया था। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत पर अपना पहला कारखाना लगाया था, उस समय था जहांगीर का काल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में अकबर के टाइम पे होती है और पहला कारखाना लगाया जाता है सूरत में। और ये अनुमति से मिलती कब, 1613 मैं 1612 हाँ, तो 11 जनवरी 1613 को ये यहाँ पर खोल दिया जाता। कारण क्या था, ये किनको हरा देता, पुर्तगालियों को। जो जहांगीर को लगता था कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसके लिए, जहांगीर के लिए। ब्रिटेन की रानी ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 साल का समय दिया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा देखो, सबसे पहले जो फैक्ट्री लगाई जाती है सूरत में और सबसे अंत में लगाई जाती है कलकत्ता में। तो आंसर पहले सेकंड और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट। तो सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे, और फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सूरत, फिर उसके बाद मद्रास, फिर आपका बोल सकते हैं बॉम्बे और फिर कलकत्ता। सबसे पहले तो सूरत में 1613, मद्रास में 1639, फिर बॉम्बे 1668 और फिर कलकत्ता में 1686 सबसे अंत में। सूरत ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर 28 अक्टूबर 1612 को स्वाली की नौसैनिक लड़ाई में कैप्टन बेसी और उसके चालक दल के कारनामों के प्रांत में मुगल गवर्नर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें जहांगीर द्वारा एक संधि की पुष्टि की जिससे उन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गए थे। स्वाली की संधि जो हुई थी, याद रखना, स्वाली जो बैटल होती है उसमें ये किसको हरा देते हैं, पोर्तुगीज़ को हरा देते हैं। जनवरी 1613 तक सूरत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री लग जाती है। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई विलियम हॉकिंस के टाइम पे परमिशन मिली या फिर बाद में जाके थॉमस रो के टाइम पे मिली। ये बीच में मिल गई थी जब जहांगीर को लगा कि पोर्तुगीज़ को कंट्रोल करना है तो अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा। सुगोली की संधि, सुगोली की संधि आप जानते हैं, सुगोली की संधि साइन हुई थी 1815-16 में, ठीक है। 2 बार साइन होती है और ये हुई थी अंग्रेजों के बीच में और नेपाल, ये बोल सकते हैं गोरखाओं के बीच में। तो नेपाल की सीमा स्थापित करने की संधि जिस पर अंग्रेज और नेपाल ने साइन किए थे। तो 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि गोरखा के प्रमुख, गोरखा जो शासक रहते हैं, और अंग्रेजी भारत सरकार के बीच में एक समझौता था। इसने एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816 को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने संधि के बाद काठमांडू में एक प्रतिनिधि तैनात किया। संधि के तहत यह था कि अपना एक प्रतिनिधि उन्हें तैनात करना पड़ेगा। युद्ध के राजनयिक दंड के रूप में नेपाल ने अपनी सेवा में किसी भी यूरोपीय कर्मचारी को तैनात करने का अधिकार खो दिया था। अंग्रेजों ने 10 फरवरी 1817 को सिक्किम के महाराज के साथ तिलिया की संधि में प्रवेश किया और नेपाल से ली गई जमीन सिक्किम को दे दी। नेपाल ने पूर्व में मैचे से लेकर तीस्ता नदी तक अपना क्षेत्र छोड़ दिया जहां युद्ध नहीं हुआ था। इस संधि ने नेपाल के क्षेत्र को मैची तथा महाकाली नदी, जो आपकी काली नदी है, जो विवादित है, बोल सकते हैं आपका उत्तराखंड रीजन में आता है, पिथौरागढ़ की तरफ, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है ना। तो 1,47,181 किलोमीटर वर्ग घटा दिया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पहाड़ी स्थान जो आपका आता है शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल आदि का अधिग्रहण कर लिया था, जिसके जवाब में हेस्टिंग ने गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ये उस टाइम की बात है जब सुगोली की संधि से पहले की, जब युद्ध छिड़ता है 1814 में, एंग्लो नेपाल वॉर। प्रारंभ में जेटक की लड़ाई में जनरल मॉर्टिडेल और ग्लेस्पी को गोरखाओं ने हरा दिया था। बाद में जनरल ऑर्सलॉनी ने गोरखा प्रमुख अमर सिंह थापा को हराया और उन्हें मालौन के किले को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। सुगोली की संधि पर 1815 को हस्ताक्षर किए गए, लेकिन गोरखाओं द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो एक बार फिर से संधि साइन होती है 1816 में। गोरखाओं के खिलाफ एक और अभियान चलाया जाता है। मकवानपुर की लड़ाई और अंग्रेजी सेनाओं ने गोरखाओं को हराया और फिर गोरखाओं ने 1816 में सुगोली की संधि की पुष्टि कर दी थी। मई 1814 में गोरखाओं ने बुटवल के कुछ पुलिस स्टेशनों पर हमला किया था। युद्ध के पीछे मुख्य कारण अंग्रेजी भारतीय क्षेत्र में गोरखाओं द्वारा लगातार के पड़ रहे थे, छापे हो रहे थे। अच्छा, एंग्लो मैसूर वॉर जो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो एंग्लो मैसूर वॉर जो थी, द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर, देखा जाए तो हैदर अली यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं।
तो हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है और टीपू सुल्तान फिर बागडोर संभालते हैं अपने पिता की। तो 2 एंग्लो मैसूर वॉर में लीड ऑन करते हैं हैदर अली और 2 में करते हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और मैकर्टनी जो मद्रास के राज्यपाल थे उनके बीच में साइन होती है। इस पर यह सहमत होते हैं कि एक दूसरे के दुश्मनों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करेंगे, वे अपने सहयोगों पर भी युद्ध नहीं थोपेंगे। 1770 में हैदर अली द्वारा दिए गए व्यापार विशेषाधिकार बहाल किए जाएंगे। थोड़ा सा पक्ष में थे किनके, बोल सकते हैं मैसूर के। टीपू को 1779 में कालीकट में कंपनी के पास मौजूद कारखाने और विशेषाधिकारों को बहाल करना था। दोनों पक्ष अपने क्षेत्रों की आपसी बहाली के लिए सहमत हुए। टीपू भविष्य में कर्नाटक के सभी कैदियों को रिहा करने और भविष्य में कर्नाटक बोल सकते हैं होने का दावा नहीं किया था, मतलब उस पर दावा पेश नहीं करता है कि ठीक है। एक एक्स लॉ चैपल की संधि 1748 में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में होती है और इसके तहत उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है आपका। इसे भारत में प्रथम कर्नाटिक वॉर के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक वॉर इनके बीच में होता है, फ्रेंच और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, जिनमें अंतिम रूप से विजय कौन होते हैं, अंग्रेज। भारत में ब्रिटिश की सफलता का कारण क्या था और फ्रेंच विफल हो गए थे। तो एक तो ब्रिटिश क्या थे, ये तो एक के बोल सकते हैं कंपनी के रूप में काम करता था, हस्तक्षेप कम होता था किसका, शासक का। और फ्रेंच जो था ये गवर्नमेंट काम करती थी, गवर्नमेंट के हिसाब से काम किया जाता था। तो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा सारा किसको चला जाता था, गवर्नमेंट को चला जाता। तो एक तो काम ढंग से नहीं करते थे। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी में क्या बढ़ते थे आपके, मैं बोल सकती टैक्स वगैरह देना होता था और बाकी अपने पास बांट देते। तो बेहतरी से काम कर पाया ब्रिटिश बोल सकते प्रशासन, बजाय किसके, भारत में फ्रेंच प्रशासन के। तो पहले लिखा अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय बहुत जरूरी था। बंगाल विजय को बोल सकते हैं कि भाई एक मेजर डिसीजन था, क्योंकि ये सबसे फ्लरिश बोल सकते प्रांत था भारत का उस समय। भारी धन जनशक्ति प्राप्त होती है और अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता भी उस समय ज़्यादा थी बजाय के फ्रेंच के। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखा हुआ है अंग्रेजी कंपनी एक निजी उद्यम थी, बताया था मैंने। इसमें लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी एक राज्य की चिंता थी, मतलब गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को ज़्यादा था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो बनता नहीं था, तो ये काम उतने अच्छे से नहीं करते थे जितने अंग्रेज करते थे। अंग्रेज नौसेना फ्रांसीसी नौसेना से बेहतर थी। अंग्रेजों ने 3 महत्वपूर्ण स्थान, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जबकि फ्रेंच केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित रहे। फ्रांसीसी ने क्षेत्रीय वाणिज्यिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने वाणिज्यिक हित को अधीन कर दिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी को धन की कमी हो गई थी। भारत में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारक ब्रिटिश तीव्रों की कमांडरों की श्रेष्ठता थी। अंग्रेजी पक्ष के नेताओं की लंबी सूची की तुलना में सर आर्य कोट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव और कई अन्य केवल फ्रांसीसी पक्ष में डुप्लेक्सी था। वहाँ लगातार कौन थे, तगड़े तगड़े लोग थे, यहाँ पे डुप्लेक्सी था जो देख रहा था। और दूसरी बात ये थी कि फ्रांसीसी इसलिए भी कमजोर पड़ गए क्योंकि डुप्ले को क्या कर दिया गया था, बाद में हटा दिया गया था। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, फ्रांसीसी अभी बताया पौंडीचेरी। पांडिचेरी में 4 आते थे आपके, एक तो पौंडीचेरी आता था, एक आता था कारेकल, एक आता था यनम और एक आता था माही। ये आते हैं 4 रीजन। अब एक चीज़ आता है ना, पौंडीचेरी तो आता है तमिलनाडु में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी आपका। ये 4 आते हैं, यूनियन टेरिटरी हमारा। और यहाँ पर भी आपकी क्या विधानसभा है, ये आपने याद रखना, दिल्ली के अलावा। यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या होता है आपका, चुना जाता है, ठीक है ना। और वैसे एक चीज़ याद रखना, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। अगर कार्यकाल की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में है आपका यनम। और माही की बात करें तो माही आपका कहाँ, केरला में। और कराईकल की बात करें तमिलनाडु में। 2 क्षेत्र आते हैं तमिलनाडु में, एक आता है आंध्र में, एक आता है केरल में। चारों को मिला के आपके पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बन जाती है। तो यहाँ पर किसका कब्जा था, फ्रेंच का था। और फ्रेंच के साथ हमारी लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने सौंप दिया था 1954 में। जबकि जो आपका कौन सा था, गोवा जो हमने छीना था, उसके लिए युद्ध करना पड़ा था, ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था। तो पौंडीचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी था। पौंडीचेरी को भारत का छोटा फ्रांस भी कहा जाता है। फ्रांसीसियों ने 1673 में पौंडीचेरी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। सबसे लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे उस टाइम पे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 में पौंडीचेरी में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। वैसे सबसे पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज आए थे 1498 में। सबसे लंबे समय तक भी यही रहे थे भारत में, पर कम क्षेत्र, वही वाला गोवा वाला रीजन, दमन दीव वाला, दादरा नगर हवेली वाला। पांडिचेरी का नाम जो था 2006 में पुदुचेरी कर दिया गया, ये आप याद कर सकते हैं। पुदुचेरी में पूर्वी पुदुचेरी, कराईकल, माही, यनम के लिए पूर्व की फ्रांसीसी उपनिवेश शामिल है। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु में आते हैं, माही कहाँ आता केरल में, यनम आता आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी 138 साल तक फ्रांसीसियों के अधीन रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1761 में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया था। तब 1763 की जो पेरिस की संधि द्वारा फ्रांसीसी कंपनी प्रशासन को बहाल कर दिया गया यहाँ पर।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पुदुचेरी वापस लौटा दिया था, याद रखना 1816 में। 1 नवंबर 1954 को जब भारत आज़ाद हो गया था उस समय तक, तो भारतीय संघ में इसका विलय कर दिया गया और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट होती 1963 में। 9 साल लग जाते हैं, आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन जाता कौन, पौंडीचेरी। कालीकट की अगर बात करें, केरल का सबसे पुराना शहर, यहीं पर सबसे पहले कौन आया था आपका कालीकट के तट पर, वास्को डी गामा। और उसकी मुलाकात होती है किससे, वहाँ का शासक रहता है कौन, क्या रहता है यार उसका नाम, जैमोरिन ऐसे ना, जैमोरिन रहता है। तो कालीकट लक्षद्वीप की पूर्व राजधानी थी। कोचीन की अगर बात करें, केरल में अरब सागर की राजधानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन, ये भारत का पहला ई पोर्ट है। गोवा की अगर बात करें, सबसे छोटा राज्य, और गोवा 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था। ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।